अच्छा, ये सवाल था फर्म डेटर और क्रेडिटर हो सकती है, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या पूछना क्या चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही वो चीज़ ना। एक ही पार्टी की डेटर और क्रेडिटर बिल्कुल हो सकती है। अगर एक ही पार्टी से लिंक है तो आप किसी के डेटर भी बन सकते हैं और किसी के क्रेडिटर भी बन सकते हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, और इस चैप्टर के बाद हमारा पार्टनरशिप बहुत कम रह जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में शायद फ्राइडे थर्सडे को हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी खत्म हो जाएगा और हम अपना नया एक्ट शुरू करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो देखें, जब पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी होती है तो बात यह है कि हर पार्टनर के कुछ राइट्स भी होते हैं और कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं टुवर्ड्स अदर पार्टनर एंड आल्सो टुवर्ड्स टू द फर्म। कि दोनों तरफ उसके कुछ राइट्स भी निकलते हैं, कुछ ड्यूटीज भी निकलती हैं कि पार्टनर को किस तरह से अंजाम देना है। और आपकी बात पढ़ के भी आ रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर इनके राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी जाती हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो इनकी जैसे ड्यूटीज हैं वो मैंडेटरी होती हैं कि इनको करनी ही करनी होती हैं, कुछ क्वालिफाइड होती हैं कि उनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स के। पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं बिजनेस में। ठीक है, कि इसके क्या क्या राइट्स होते हैं, सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं। देखिए, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। Every partner, irrespective of the amount of capital contribution, has an inherent right to take part in the conduct of business of the firm. Although one may agree not to participate in the management of the business, but the right of participation should be available in each partner. देखिए, वो बात कह रहे हैं कि राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेता है, सारी चीजों में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेशन राइट है। वो अलग बात है कि आप वो खुद ना करना चाहे कि नहीं मैं स्लीपिंग पार्टनर रहना चाहता हूं, मैं पार्टनरशिप के पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता, ये अलग बात है। लेकिन ये ऑप्शन हर पार्टनर के पास अवेलेबल है कि वो एक्टिव पार्टनर बन सकता है। ठीक है, वो एक्टिवली चीजों को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू बी कंसल्टेड। Every partner has a right to be consulted and heard before any matter is decided. Any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by a majority of the partner, but no change may be made in the nature of the business or constitution of partnership. देखिए, वो कहते हैं कि राइट टू बी कंसल्टेड कि हर पार्टनर के पास ये राइट है कि उससे कोई भी डिसीजन लेने से पहले मशवरा लिया जाए। ये उसका राइट है कि वो फ्रीली अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करे तमाम पार्टनर्स के सामने। हाँ, कोई छोटा मोटा डिसीजन है तो वो ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा डिसीजन है जिससे पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, एग्रीमेंट ही चेंज हो रहा है, या जिससे नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले दूसरी प्रोडक्ट बनाते थे, आज आप फैसला कर रहे हैं कि नहीं हम दूसरी प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, मतलब आप अपनी प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, नेचर चेंज कर रहे हैं, या एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से आपको जरूरी है कि कंसल्ट किया जाए। हाँ, छोटा मोटा कोई है, फॉर एग्जाम्पल किसी का इंक्रीमेंट लगाना है, ये लगाना है, ये छोटे मोटे मैटर है बिजनेस के, तो ये तमाम चीजें जो है ये एक मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा जिससे बिजनेस की नेचर चेंज हो रही हो, कोई बड़ा डिसीजन है, तो हर पार्टनर का ये राइट है कि वो फ्रीली एक्सप्रेस करे अपना ओपिनियन और उससे कंसल्ट किया जाए। मजीद आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, देखिए आगे लिखा हुआ एग्जाम्पल, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड में हाउएवर प्रोवाइड दैट इन ऑल मैटर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर नेसेसरी और दैट ऑल मैटर्स शैल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन. It may be noted that majority powers should be exercised in good faith for the benefit of the firm. If the majority of the partner decided to expel a partner without sufficient cause, the expulsion would be set aside. देखिए, एक और बात आगे बड़ी सही लिखी भी है कि ये भी जरूरी है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आप मैटर डिसाइड करेंगे वो बिजनेस के बेनिफिट में होने चाहिए। अगर मेजॉरिटी मिलकर ये डिसाइड करे कि हम फला पार्टनर को बिजनेस से निकाल लें, तो ये और ये वो गुड फेथ में नहीं कर रहे बिजनेस के। ठीक है, एक सफिशिएंट कॉस्ट के बिना कर रहे हैं। मतलब अगर किसी को आपने एक्सपेल करना है तो आपने सफिशिएंट कॉस्ट चाहिए होता है कि आप प्रॉपर उसको कॉस्ट बताएंगे कि हम आपको क्यों एक्सपेल कर रहे हैं, मतलब क्यों हम आपको पार्टनरशिप बिजनेस से अपने निकालना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप सफिशिएंट कॉस्ट नहीं दे रहे और सिर्फ मेजॉरिटी मिलकर डिसाइड कर ले अपनी पर्सनल ग्रेजेस के ऊपर कि भाई हम जो है इनको निकालना चाह रहे हैं अपने बिजनेस से, तो ये सेट असाइड हो जाएगा। वो एक्सपल्जन एक इनवैलिड एक्सपल्जन होगी, काबिल कबूल
नहीं होगी। तो ये भी जरूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जब भी कोई डिसीजन डिसाइड करेगी तो फर्म के बेनिफिट में होना चाहिए और बोनाफाइड इंटेंशन के तहत होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कोई भी डिसीजन हो, हर पार्टनर का ये राइट है कि वो फ्रीली अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करे, मशवरा दे उन्हें और उससे मशवरा लेके ही डिसीजन किया जाए, ये भी उसका राइट है। फिर है राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स। हर पार्टनर का ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर बुक्स के ऊपर उनकी कॉपी भी ले सकता है, उनको इंस्पेक्ट भी कर सकता है, देख भी सकता है, सिवाय माइनर के। माइनर सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट ले सकता है, बाकी बुक्स ऑफ फर्म को नहीं देख सकता। जैसे कि याद है आपको मैंने बताया था कि कुछ चीजें जो बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं, अदर बुक्स होती हैं, वो नहीं ले सकता माइनर, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ वो इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन हर पार्टनर का ये राइट है कि वो तमाम बुक्स की कॉपी भी ले सकता है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को इंस्पेक्ट भी कर सकता है। फिर मजीद इसमें है राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स। एवरी पार्टनर irrespective of the amount of capital contribution or business expertise has a right to share equally in the profits earned by a firm। ठीक है जी, हर पार्टनर का ये राइट है कि वो प्रॉफिट में शेयर लेगा, ठीक है। भले कंट्रीब्यूशन कितना भी हो, बिजनेस एक्सपर्टीज अलग अलग हो, लेकिन प्रॉफिट में शेयरिंग उसका राइट है। और हर पार्टनर, अच्छा ये इसमें लिखा है हैज अ राइट टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म। ये तब होगा जब आपने एग्रीमेंट को इस बारे में साइलेंट रखा हुआ होगा, कि आपने वहां पे ये क्लॉज नहीं लिखा होगा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो इक्वली होगा। अगर आपने लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है या 5:4:1 है, इस तरह से, तो फिर कभी भी इक्वली शेयर नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से शेयर होगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में आपने ऐसी प्रॉफिट शेयरिंग वाली बात नहीं लिखी थी तो फिर इंप्लाइड है कि इक्वली शेयर होगा। लेकिन हर पार्टनर का प्रॉफिट में शेयरिंग एक राइट है। फिर मजीद right to interest on capital, where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits। कहते हैं कि ये भी पार्टनर का राइट है कि वो कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट में से पे किया जाएगा। कोई अपने घर से लाके या जो कैपिटल इन्वेस्ट है उनमें से पे नहीं करेंगे आप, वरना तो आपके बिजनेस का कैपिटल कम होता रहेगा, ठीक है। वो पे कब होगा, वो सिर्फ तब पे होगा जब प्रॉफिट्स में होगा आपको, तो प्रॉफिट में से पे होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या लोन कह लें, जो भी एक ही बात है। Where a partner makes for the purpose of business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe, he is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum। ठीक है जी, ये भी बात वही है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट वगैरह देता है फर्म को या एडवांस वगैरह देता है, लोन वगैरह देता है, तो उसको 6% इंटरेस्ट पर एनम पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसमें भी बात वही है कि अगर इंटरेस्ट रेट डिसाइड है तो आप प्रॉफिट उस पर जाएंगे एग्रीमेंट पे, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं हुआ हुआ तो फिर आप 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो फर्म को कोई लोन वोन प्रोवाइड करता है तो, ठीक है। फिर अगला है राइट टू इंडेमनिटी। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड और लाइबिलिटीज इनकर्ड। देखिए राइट टू बी इंडेमनिफाइड हर पार्टनर का ये राइट होता है, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है। हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट है, तो हर पार्टनर जो है वो फर्म को बाउंड भी कर सकता है कहीं पे भी, तो ये भी एक राइट है कि उसको इंडेमनिफाई भी किया जाएगा। जो भी पेमेंट वो फर्म के बिहाफ पे करे या जो भी लाइबिलिटीज वो फर्म के लिए इनकर करे, तो कोई पार्टनर उसको पलट के ये नहीं कह सकता भाई ये लाइबिलिटी आपने इनकर करी थी आप जानो, नहीं। इंडेमनिफाइड होना उसका राइट है और आपने पार्टनर को फर्म ने इंडेमनिफाई करना ही करना, यही बात लिखी है। Every partner has a right to claim indemnity from the firm in respect of payment made or liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of business। पहली बात कि अगर ऑर्डिनरी या प्रॉपर कंडक्ट एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है उसमें भी अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी या कोई पेमेंट वगैरह कर रहा है फर्म के बिहाफ पे, तो उसको इंडेमनिफाई किया जाएगा, बाकी पार्टनर भी उसको उसमें सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कह सकते कि आपने किया है आप भुगते, नहीं। बी, in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under circumstances। पहली बात कह रहे थे कि भाई नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस नॉर्मल सिनेरियो में भी आपने उसको इंडेमनिफाई करना है। दूसरी बात
अगर वो कोई इमरजेंसी में ऐसा एक्ट करता है जो कि फर्म को प्रोटेक्ट कर रही है, बिल्कुल वैसे ही फर्म को प्रोटेक्ट कर रही है किसी लॉस से, और वो एक्ट वो बिल्कुल वैसे ही डिसाइड कर रहा है जैसे कि वो अपने पर्सनल केस में करता, पर्सनल लॉस की सूरत में करता, तो ऐसी इमरजेंसी की सूरत में भी अगर कोई लायबिलिटी वगैरह इनकर हो जाती है तो भी उसको वो पे ऑफ करनी ही करनी है, फर्म ने इंडेमनिफाई करना है। ठीक है, दोनों सूरत हाल में। नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस में तो करना है, लेकिन अगर इमरजेंसी की सूरत हाल में वो कोई ऐसा डिसीजन लेता है फर्म को लॉस से बचाने के लिए जो कि वो अपने खुद के केस में भी लेता, अगर सारा पैसा उसी का लगा होता, तो ऐसी सूरत हाल में भी उसको इंडेमनिफाई करना है। अच्छा जी, कुछ राइट्स जो हैं वो खालिद महमूद चीमा साहब की किताब में भी हैं, मजीद इसके अलावा, तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक तो है उनका राइट टू एक्ट इन इमरजेंसी। ये बेसिकली उन्होंने ये जो 7वें पॉइंट का बी पार्ट है, इसी को उन्होंने अलग अलग कर दिया, ए और बी को, तो ये बन गया राइट टू एक्ट इन इमरजेंसी। इसके अलावा आपका है राइट टू गिव कंसेंट। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर अनलेस हिज कंसेंट टू दैट। कि जब भी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा होगा तो उस पर भी तमाम पार्टनर का कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, उस पर भी तमाम पार्टनर का कंसेंट लेना जरूरी है। इस राइट को खालिद महमूद चीमा साहब ने अलग करके लिखा है, हमने राइट टू बी कंसल्टेड की उसमें ही इसको बयान किया था। फिर है राइट टू रिटायर, ये भी बेसिकली उसी की एक एक्सटेंशन है जो हमने राइट टू बी कंसल्टेड किया था, कि a partner has a right to retire with the consent of all partners or according to the agreement where the partnership has a will by giving a notice to all partners। देखिए, एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो रिटायरमेंट ले सकता है तमाम पार्टनर के कंसेंट से, या जो भी आपने एग्रीमेंट में डिसाइड करा था रिटायरमेंट का तरीकेकार उसके तहत, और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो उस वक्त नोटिस दे देगा। ठीक है, नोटिस देके करेगा। फिर है राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। हर पार्टनर का ये राइट है कि उसको बिजनेस से निकालना ना जाए, यही लिखा हुआ है, पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर प्रोवाइडेड द डिसीजन इज मेड इन गुड फेथ एंड देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो हर पार्टनर का ये राइट है कि उसको बिजनेस से एक्सपेल ना किया जाए, ठीक है, जब तक के कोई सफिशिएंट कॉज प्रोवाइड ना हो। ये भी बेसिकली हमने राइट टू बी कंसल्टेड एक ब्रॉडर व्यू देख लिया था, एक ब्रॉडर हेडिंग देख ली थी, ये सारी उसी की एक्सटेंशन है। ये बात हमने वहीं डिस्कस करी थी, लेकिन यहाँ पे अलग से थी तो मैंने कहा आपको अलग से भी बता दूं। ठीक है, फिर है राइट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। एवरी आउटगोइंग पार्टनर हैज अ राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन। देखिए, इन्होंने लिखा है ये पार्टनर का राइट है कि वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है फर्म से अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि जब मेथड ऑफ रिटायरमेंट होता है तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। बाज़ औक़ात वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती हैं कि आप सेम बिजनेस कभी भी नहीं करोगे जो आपने हमारी फर्म के साथ किया। तो उन रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रख के, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रख के हर जाने वाला पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्शन में मना है तो वो नहीं कर सकता, अदरवाइज उसका राइट है, कर सकता है, लेकिन नॉर्मली रिस्ट्रिक्शन में ये मना ही होता है। फिर है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट और इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर जो फर्म लीव कर रहा है उसका ये राइट है कि अगर उसका पैसा आप नहीं दे रहे, फौरन से उसकी फाइनल सेटलमेंट नहीं दे रहे, तो उस पर आप इंटरेस्ट वगैरह पे ऑफ करेंगे उसको। फिर है राइट टू बाइंड द अदर पार्टनर्स। हर पार्टनर का, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है, तो हर पार्टनर के भाई राइट है कि वो फर्म को, ना सिर्फ फर्म को, बाकी दूसरे तमाम पार्टनर को भी बाइंड कर सकता है। राइट टू इन्फोर्स। हर पार्टनर का ये राइट है कि वो ये इन्फोर्स कराए कि फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ फर्म के लिए यूज हो, किसी भी पार्टनर के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज ना हो। जरूरी है कि फर्म की प्रॉपर्टी हमेशा सिर्फ फर्म के लिए यूज हो। तो कुछ इन्होंने उन्हीं में से एक्सटेंशन करके ज्यादा कर दिए थे, बहरहाल वो मैंने आपको बता दिए। आगे हम चलते हैं, यहाँ तक राइट्स में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना हम ड्यूटीज की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जी फवाद साहब पूछें।
अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, रिटायरमेंट के वक्त जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो रीइंस्टेट ऑफ ट्रेड नहीं होगा? नहीं, आपने पढ़ा था ना, पार्टनरशिप एक एक्सेप्शन है, वहां पे आप पढ़े पार्टनरशिप एक एक्सेप्शन है, पार्टनरशिप को उन्होंने हटाया हुआ है, उसके अंदर एक्सेप्शन दी हुई है, ठीक है, वहां पे वो अप्लाई नहीं होता। पार्टनरशिप उसकी रीइंस्टेट ऑफ ट्रेड जो थी उसकी एक्सेप्शन है। अच्छा, छठा नहीं समझ आया, छठा मैं बता देता हूँ, एक मिनट भाई, 6 पॉइंट बता देता हूँ दोबारा से। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। देखिए, बाद औक़ात ऐसा होता है कि पार्टनरशिप वगैरह जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस को लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो जब लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है तो होता अक्सर ये है कि पार्टनर्स, हो सकता है कोई पार्टनर आपका बड़ा पैसे वाला हो, वो बिजनेस को लोन भी दे सकता हो कि एक तो कैपिटल लगाया हुआ है, लेकिन वो बोले आप बाहर से लोन लोगे, मैं आपको लोन दे देता हूँ, मुझे इतनी फॉर्मेलिटीज भी पूरी नहीं करनी पड़ेंगी कि मैं ये डॉक्यूमेंट लाऊं वो डॉक्यूमेंट लाऊं, मैं आराम से आपको लोन दे सकता हूँ। तो अगर वो पार्टनर फर्म को कोई लोन वगैरह दे रहा है तो उस पर कोई इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होगा वो मिलेगा। अगर डिसाइडेड नहीं है कोई इंटरेस्ट रेट तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे ऑफ होगा। फिर मजीद चलते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर पे। अच्छा जी, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर जो है वो दो तरह से होती हैं, एक एब्सोल्यूट ड्यूटीज होती है, दूसरी क्वालिफाइड ड्यूटीज होती है। देखिए, जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज होती है उसकी खास बात यह है कि भाई वो तो हर पार्टनर को पूरी करनी ही करनी है, क्योंकि वो बाय लॉ उन पे इम्पोज्ड होती है, ठीक है, वो बाय लॉ उनके ऊपर इम्पोज्ड हो रही होंगी। क्वालिफाइड ड्यूटीज आपके तहत बाय कॉन्ट्रैक्ट आ रही होंगी, जो आप लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए लिखा हुआ भी है ये एब्सोल्यूट ड्यूटीज में, दीज ड्यूटीज आर इम्पोज्ड बाय लॉ एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। Being mandatory in nature, these duties are applicable to all partnership and cannot be varied by agreement among the partners, ठीक है। वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट ड्यूटीज वो हैं जो बाय लॉ आप पे इंप्लीमेंट हो रही हैं, बाय लॉ आप पे इम्पोज्ड हो रही हैं, और इनमें सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्ररी की भी गुंजाइश नहीं है कि आप कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट बना के इसको वेरी कर लें, इसको चेंज कर लें, नहीं, ये मैंडेटरी है नेचर में। ये तमाम पार्टनरशिप बिजनेस जितने भी होंगे हर किसी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। इनमें लॉ ने चेंज की गुंजाइश रखी ही नहीं, इनको आप चेंज कर ही नहीं सकते, ये हर सूरत एज इट इज सेम अप्लाई होनी है हर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, ये कहलाएंगे एब्सोल्यूट ड्यूटीज। अच्छा जी, अब कौन कौन सी है पहली देख लेते हैं। ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। Every partner is bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage. It implies that every partner must use his knowledge and skill for the benefit of the firm and not for his personal gain. He must conduct the business with the best of his ability and secure maximum benefits to the firm. देखें, पहली ड्यूटी तो यही है कि हर पार्टनर को एक ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करना है। जो उसकी कंपनी का गोल है, जो उसकी बिजनेस का गोल है, आपने उसके लिए काम करना है, ना कि अपने पर्सनल गोल के लिए काम करना है। ये तो हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो फर्म को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाए, ठीक है। ये ना हो कि वो कुछ ऐसे डिसीजन ले जो उसके बेनिफिट में ज्यादा हो और फर्म के बेनिफिट में कम हो, नहीं। हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो मैक्सिमम बेनिफिट किसको देगा, फर्म को देगा। वो अपनी तमाम एबिलिटी, तमाम स्किल फर्म के बेनिफिट के लिए यूज करेगा। ये एक मैंडेटरी ड्यूटी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते कि कल को आप एग्रीमेंट में लिख लेंगे नहीं फला साहब जो है वो फर्म के बेनिफिट के लिए काम नहीं करेंगे, नहीं, ये मैंडेटरी ड्यूटी है, लॉ ने बोल दिया, इनको आप किसी भी सूरत चेंज नहीं कर सकते। तो पहली यही है कि हर पार्टनर एक ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज एक फर्म के गोल के लिए काम करेगा और फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट सिक्योर कराने की कोशिश करेगा। वो अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम नहीं करेगा, ना ही स्किल्स को अपने पर्सनल एडवांटेजेस के लिए यूज करेगा। उसके हर फैसले में फर्म का बेनिफिट शामिल होना चाहिए। ड्यूटी दूसरी है, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड faithful inter-se. An ideal partnership is one where there is a mutual trust and confidence and a spirit of helpfulness and goodwill among the partners. As such, every partner must be just and faithful to his co-partner. He must observe utmost good faith and fairness toward the other partners of the firm. देखें, वही बात है कि जो भी बिजनेस तरक्की करते हैं ना जब पार्टनरशिप वगैरह में, वो तभी करते हैं कि जब वो आपस में एक दूसरे से मुखलिस हों और ऑनेस्ट हो, एक दूसरे से मुखलिस हो और ऑनेस्ट हो। यही वजह है कि जब हम पार्टनर सिलेक्ट करते हैं तो हमने वहां पे एक बात पढ़ी थी कि पार्टनर सिलेक्ट करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप अपनी वाइफ सिलेक्ट कर रहे हैं।
आप लड़की जैसे पसंद करने जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको पार्टनर भी देख के सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके पार्टनर की ये मैंडेटरी ड्यूटी होती है कि भाई उसने हर किसी से ऑनेस्ट रहना है, अपनी फर्म के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है और उसने लॉयल्टी के साथ काम करना है और दूसरे पार्टनर्स के साथ भी ऑनेस्ट रहना है। तो ये भी एक मैंडेटरी ड्यूटी है। तो इसी वजह से हम पार्टनर भी बहुत देख के सिलेक्ट करते हैं कि हमारी पार्टनरशिप भी एक आइडियल पार्टनरशिप बने। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी ड्यूटी है कि पार्टनर्स, आपने जो भी पार्टनर सिलेक्ट करना है उसने आपके साथ ऑनेस्ट रहना है, सब पार्टनर ने एक दूसरे ऑनेस्ट रहना है, मुखलिस रहना है। ठीक है, फिर तीसरी है ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। एवरी पार्टनर मस्ट रेंडर ट्रू एंड प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ हिज को-पार्टनर। It implies that each partner must be ready to explain the accounts of the firm and produce vouchers in support of the entities. No partner should think of making a secret profit at the expense of the firm. देखिए बड़ी आसान सी बात है कि ये भी हर पार्टनर की ड्यूटी है कि जो भी अकाउंट्स हैं उनको ट्रूली प्रेजेंट करे, उनमें कोई भी हेरा फेरी ना हुई हुई हो, कोई भी ऐसी चीज ना हुई हुई हो जो छुपी हुई हो। ठीक है, कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना हो कि कुछ पैसे घर लेके जा रहा हो और आधे शो करा रहा हो, फर्म में बिजनेस का प्रॉफिट कम शो करा रहा हो दूसरे पार्टनर्स के लिए, नहीं। मतलब फर्म की बेस पे कोई अपना पर्सनल प्रॉफिट ना बना रहा हो। जरूरी है कि वो प्रॉपर तरीके से तमाम अकाउंट्स को सही तरह से दूसरे को पार्टनर्स को पेश करे और को पार्टनर को बताए, और जरूरत पड़ने पे उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दे सके। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को वेरीफाई करते हैं तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट से करते हैं, तो ये भी जरूरी है कि वो एक ट्रू अकाउंट्स बनाएगा जिसके पीछे तमाम सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बैक होगी, ताकि जरूरत पड़ने पे जब उससे बोला जाए कि ये चीज एक्सप्लेन करो तो वो उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर सके। नेक्स्ट है आपके पास ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। Every partner must give full information of all the things affecting to the firm to his co-partner. A partner being an agent of other partner must not conceal any information concerning the firm from the other partner by reason of law of agency as well. Law of agency provides that knowledge to the agent is deemed to be the knowledge to the principal. कह रहे हैं कि भाई देखें हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट जरूर होता है, और यही वजह है कि अगर एक पार्टनर की नॉलेज में कोई बात आ जाए तो लोग कहते हैं कि वो फर्म की नॉलेज में कोई बात आ गई। इसीलिए पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि अगर उसकी नॉलेज में कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो तमाम इंफॉर्मेशन बाकी पार्टनर से शेयर करे। ऐसा ना हो कि कुछ इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने पास हाइड कर ले। ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि वो तमाम पार्टनर से इंफॉर्मेशन बताए, तमाम पार्टनर्स को तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, उसकी ड्यूटी है। क्योंकि हर पार्टनर एक पार्टनर का एजेंट है। कल को जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे और एक पार्टनर को एक इन्फॉर्मेशन है बाकियों को नहीं है, तो बाकी जाके वहां पे मुकर नहीं सकते ना कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि एजेंसी है, पार्टनरशिप भी एक म्यूचुअल एजेंसी है। एक पार्टनर की नॉलेज में होना इसका मतलब है फर्म की नॉलेज में होना। तो यही वजह है लॉ ने हर पार्टनर के मैंडेटरी ड्यूटी करार दी है कि अगर आपकी नॉलेज में कोई बात है तो जरूरी है कि आप तमाम पार्टनर से वो बात शेयर करें, कुछ भी इंफॉर्मेशन कंसील ना करें, किसी से छुपाएं नहीं। अगला है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। ठीक है, कोई भी फ्रॉड के तहत लॉस होता है तो उसको भी इंडेमनिफाई करना एक ड्यूटी है। चले आगे बढ़ते हैं। A partner can cause loss to the firm by his neglect or want of skill or omission or fraud while acting in the ordinary course of business. ठीक है जी, एक पार्टनर फर्म को लॉस किसी भी तरह से पहुंचा सकता है। देखिए उसकी नेग्लिजेंस भी हो सकती है, उसकी स्किल्स भी हो सकती हैं, या कोई चीज भूल गया, या वो फ्रॉड करके भी फर्म को लॉस पहुंचा सकता है। ठीक है, कोई भी पार्टनर। The general practice is that where a partner acts bona fide, the loss caused by his neglect or want of skill or omission is borne by the firm. But when the loss is caused by fraud committed against a third party by a partner, the same must be recovered from the guilty partner and cannot be shared among all the partners. ठीक है जी, अब कहते हैं कि देखें लॉस जो है ना उसको इंडेमनिफाई करना तो हर पार्टनर की जिम्मेदारी है, लेकिन लॉस मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। ठीक है, लॉस ऐसे भी हो सकता है कि उसकी कोई नेग्लिजेंस हो, या उसको थोड़ी सी उसकी इनकॉम्पिटेंसी हो, या उससे कोई चीज ओमिशन हो जाए, लॉस हो जाएगा। लॉस फ्रॉड से भी हो सकता है कि वो फ्रॉड कर दे। लेकिन जर्नल प्रिंसिपल क्या करते हैं हम? जर्नल प्रिंसिपल ये रखते हैं कि देखें अगर एक पार्टनर ने बोनाफाइड एक्ट किया, अगर एक पार्टनर एक बोनाफाइड एक्ट करता है और उसके बोनाफाइड एक्ट के तहत किसी नेग्लिजेंस या इनकॉम्पिटेंसी की वजह से लॉस वगैरह होता है तो वो तो फर्म बॉन्ड कर लेती है, फर्म उसको बर्दाश्त करेगी।
But when the loss is caused by fraud committed against a third party by a partner, the same must be recovered from guilty partner and cannot be shared among all partners. लेकिन अगर वो फ्रॉड करके किसी थर्ड पार्टी को लॉस पहुंचा देता है, ठीक है, थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो जाता है, तो भाई सीधी सी बात है, वो सारा का सारा लॉस उस फ्रॉडेड पार्टनर के से ही रिकवर करेंगे, बाकी तमाम पार्टनर्स उसको शेयर नहीं करेंगे। मजीद आगे बढ़े, सेक्शन 10 गिव स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू दिस रूल एंड प्रोवाइड दैट एवरी पार्टनर मस्ट इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू डिस्करेज पार्टनर टू डील fraudulently in the conduct of business। ठीक है, कि कोई भी पार्टनर अगर लॉस वगैरह प्रोवाइड कर लॉस करता है लेकिन फ्रॉड करके करता है, फर्म को करे या थर्ड पार्टी को करे, तो वो तमाम का तमाम उससे रिकवर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर लॉ ये नहीं करता, लॉ कहता कि जी फ्रॉड भी होगा तो तमाम पार्टनर आपस में शेयर करेंगे, तो फिर होता क्या, हर पार्टनर ही फ्रॉड कर रहा होता कि चलो यार फ्रॉड करता हूं 10 लाख का, सारे पार्टनर शेयर कर लेंगे, ठीक है, मेरा हिस्सा ज्यादा हो जाएगा, मैंने तो फ्रॉड किया है, बाकी जब पे करने का वक्त आएगा तो मैं अपना हिस्सा दे दूंगा, बाकी भी दे देंगे। नहीं, तो इसी वजह से लॉ ने कहा कि बेटा जब फ्रॉडुलेंटली लॉस करोगे तो फिर वो तुमने अकेले ही भुगतना है, तुमसे ही रिकवर किया जाएगा। हाँ, अगर नेग्लिजेंस वगैरह है तो फिर तमाम पार्टनर शेयर करेंगे, लेकिन फ्रॉड कर रहे हो तो तुमने अकेले ही भुगतना है। छठी एब्सोल्यूट ड्यूटी है ड्यूटी टू लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। Every partner is liable jointly with all other partners, also severally, to the third parties for all the acts of the firm done while he is a partner. The liability of all the partners is not only joint and several, but is also unlimited. Thus, if a firm fails to pay a creditor, he may, at his discretion, bring an action against some or all the partners for the whole amount. ठीक है जी, कहते हैं कि हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो जॉइंटली एंड सेवरली है, मतलब हर पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए उतना ही लायबल होगा जितना के वो पार्टनर होगा जिसने वो लायबिलिटी इनकर करी होगी। अच्छा, ना सिर्फ इनकी लायबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली है, बल्कि इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है कि अगर किसी वजह से बिजनेस के पैसे कर्जा उतारने में नाकाफी रहे तो ये अपने घर से लाएंगे। अब ये थर्ड पार्टी की डिस्क्रिप्शन है कि वो कौन से पार्टनर से घर से मंगाती है, लेकिन याद रखें जो भी पार्टनर घर से पैसे लाएगा वो बाकी पार्टनर से रिकवर करेगा, बिल्कुल सेम क्लॉज चलेगा जैसे कि हमने वहां पे ज्वाइंट प्रोविजंस में पढ़ा था। ठीक है, फिर अगला है ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट। नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर हिज पार्टनरशिप इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन so as to make him a partner in the business without the consent of all the partners। कह रहे हैं कि ये किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं है कि वो बिजनेस में लगा हुआ इंटरेस्ट या कैपिटल जो है वो किसी भी दूसरे शख्स को असाइन कर दे, एक आउटसाइडर को, और उसको लाके बिजनेस में पार्टनर बना दे जब तक कि तमाम पार्टनर का कॉन्सेंट ना हो। ठीक है, वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता। He can however assign his share of profits and his share in the assets of the firm, but the transferee shall not have any right to interfere in the conduct of business। हाँ, उसके बाद ये राइट जरूर है कि वो अपने एसेट्स जो बिजनेस में लगे हुए हैं वो शेयर कर ले उस बंदे के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, या जो प्रॉफिट उसको बिजनेस से मिलता है वो थर्ड पार्टी का शेयर कर ले, लेकिन वो थर्ड पार्टी का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होगा, वो पार्टनर और उसके बीच का मसला है। ठीक है, वो पार्टनर अपने तौर पे शेयर कर रहा है उसके साथ चीजें, तो वो ठीक है, वो कर ले, लेकिन थर्ड पार्टी का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ तभी लेना देना कर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है थर्ड पार्टी को जब तमाम पार्टनर का कंसेंट शामिल हो। अगर तमाम पार्टनर का कंसेंट शामिल नहीं है, ठीक है, देखिए याद रखिएगा मेजॉरिटी नहीं लिखा हुआ, ऑल लिखा हुआ है, तो अगर तमाम पार्टनर का कंसेंट शामिल नहीं है तो वो कभी भी अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये आपकी मैंडेटरी ड्यूटीज थी जो खत्म हो गई। अब चलते हैं हम क्वालिफाइड ड्यूटीज की तरफ। ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने ज्वाइंट प्रोमिजर का केस पढ़ा था कि देखिए लायबिलिटी ज्वाइंट और सेवरल होती है। पार्टनरशिप में अगर कोई भी शख्स एक कॉन्ट्रैक्ट कर कर आता है और लायबिलिटी इनकर होती है तो बेसिकली उसके लिए पूरी फर्म लायबल हो जाती है। फर्म का मतलब है तमाम पार्टनर्स लायबल हो जाते हैं। तो अगर बिजनेस के एसेट्स कभी कम भी पड़ते हैं उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए तो तमाम के तमाम पार्टनर्स मिल के पे करेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी है आपकी। हाँ, ये थर्ड पार्टी की डिस्क्रिप्शन है, वो किसी एक पार्टनर से भी बोल सकती है कि आप मुझे पे करें, लेकिन देखिए अगर वो एक पार्टनर भी पे करेगा तो बाकी पार्टनर से वो रिकवर करेगा।
तो ज्वाइंट एंड सेवरली के मायने यही होते हैं, जैसे कि आपने सेम केस ज्वाइंट प्रोमिजर्स में पढ़ा था कि लायबिलिटी एक पार्टनर की हो तो वो आपस में ज्वाइंट और सेवरल होती है, शेयर हुई भी होती है बाकी सबसे। अच्छा जी, क्वालिफाइड ड्यूटीज में आ जाए। और किसी को कुछ पूछना है एब्सोल्यूट ड्यूटीज से? Qualified duties हम पढ़ते हैं। Qualified duties are those which depend upon the contract between the partners, and it is only in the absence of a contract to the contrary that these duties as laid down by the partnership act are applicable. In other words, the partners are free to vary these duties by mutual agreement, express or implied, and if partnership agreement is silent, then only duties contained in partnership act will be the duties of the partners. Subject to the contract between the partners, the partnership act prescribes the following duties of partners in C. Indemnity बता दें। देखिए, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस में आप पार्टनर्स को या थर्ड पार्टी को नेग्लिजेंस, इनकॉम्पिटेंस, फ्रॉड, किसी भी तरह से लॉस अगर पहुंचाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंसी की वजह से आपने लॉस पहुंचाया होगा उसको बाकी पार्टनर्स आपके साथ शेयर करेंगे, आपको इंडेमनिफाई करेंगे। लेकिन फ्रॉड के थ्रू अगर कोई लॉस हुआ होगा तो वो वही पार्टनर भुगतेगा जो कि गिल्टी पार्टनर है, वो पूरा का पूरा वही पे ऑफ करेगा। बस ये बात है। देखिए जी, क्वालिफाइड ड्यूटीज वो ड्यूटीज होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वजूद में आती हैं। आप इनको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन लॉ ने भी कुछ लिखी है पार्टनरशिप एक्ट ने। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट ने आपको रिलीफ दिया है कि भाई आप चाहें तो इन ड्यूटीज को चेंज कर लें और जो भी ड्यूटीज आप बनाना चाह रहे हैं आप बना लें, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई ड्यूटीज मेंशन नहीं करी क्वालिफाइड, तो फिर सीधी सी बात यह है कि जो लॉ में लिखी हुई है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, फिर ये कि ये वाली सारी एप्लीकेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहें आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, आप इनको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्यूटीज नहीं लिख रहे, तो फिर जो पार्टनरशिप एक्ट ने लिखी है वो तमाम की तमाम उस पर अप्लाई हो रही होगी। तो हम वही पढ़ेंगे जो पार्टनरशिप एक्ट ने लिखी है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट वाली देखें तो वो तो पार्टनर फ्री विल है, वो कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा जी, पहली है ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। देखिए, सबसे पहली बात तो हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो तमाम ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे। जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे तरीके से निभाए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो उसकी यही है, सबसे पहली ड्यूटी तो उसकी यही है। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। की सबसे पहली ड्यूटी तो यही है कि जो भी तमाम ड्यूटीज हैं उनको अच्छे तरीके से निभाएं। फिर है ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। A partner is not entitled to receive remuneration for taking a part in the conduct of business. पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो विदाउट रिम्यूनरेशन काम करेगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है ना। वो रिम्यूनरेशन नहीं लेगा, मतलब सैलरी वगैरह नहीं ले सकता, ये उसकी ड्यूटी है, नहीं लेगा। लेकिन आप याद रखें कि लॉ ने कहा हुआ है कि अगर आप चाहें तो इन ड्यूटीज को चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो आप सैलरी वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। और आप आगे शायद अकाउंटिंग में आपके टॉपिक अब पता नहीं है नहीं है, लेकिन पहले पार्टनरशिप बिजनेस के जब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते थे तो वहां पे हम देखते थे कि पार्टनर्स को सैलरी वगैरह भी मिल रही होती थी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि लॉ ने यहाँ पे आपको रिलीफ दिया हुआ है, आप चाहें तो इस ड्यूटी को चेंज कर दें। आप बोले नहीं हम तो सैलरी लेंगे, ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइलेंट रखते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को इस मामले में, ड्यूटी क्वालिफाइड ड्यूटीज के मामले में, तो फिर लॉ कहता है कि आप विदाउट रिम्यूनरेशन काम करेंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी हो सकता है। भाई जितनी क्वालिफाइड ड्यूटीज हैं सब में कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी हो सकता है, सब में लॉ ने रिलीफ दिया हुआ है। एब्सोल्यूट ड्यूटीज मैंडेटरी हैं, वही इंप्लीमेंट होंगी, कोई उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्वालिफाइड ड्यूटीज जितनी भी है लॉ ने कहा हुआ है आप सबको चाहे तो चेंज कर लें। लेकिन अगर आप कुछ एग्रीमेंट में नहीं लिख रहे, चेंज नहीं कर रहे, तो फिर यही वाली जो लिखी हुई है यही सारी एप्लीकेबल हो जाती है। फिर है भाई
duty to contribute to the losses. The partners are bound to contribute equally to the losses sustained by the firm, irrespective of the amount of capital contribution by each one of them. देखिए ये भी पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो लॉसेस में कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, लेकिन बात वही है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या उनका रेशियो लिखा हुआ है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे लॉसेस में, ये ड्यूटी है। फिर ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट, एवरी पार्टनर is under a duty to indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business of the firm। देखिए अगर कोई पार्टनर कोई willful neglect करता है बिजनेस को चलाने में, तो हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो उसको इंडेमनिफाई करेगा। द एक्सप्रेशन willful neglect means the failure to perform a duty or to do something which a partner ought to have done intentionally and deliberately। willful neglect के मायने भी लॉ ने बयान कर दी गई। willful neglect के मायने कि वो अपनी किसी ड्यूटी को सरंजाम देने से नाकाफी हुआ, नहीं दे पाया, या कोई काम उसको जिस तरह से करना था वो उस तरह से नहीं कर पाया, या तो वो अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो गया, या जो काम उसको जिस तरह से करना था वो उस तरह से नहीं कर पाया। तो बाकी ठीक है, तो एवरी पार्टनर इज अंडर अ ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द फर्म for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business of the firm। ठीक है, तो हर पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, या अपनी कोई ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया और फर्म को कोई लॉस होगा, तो पार्टनर की ये ड्यूटी है कि फर्म को इंडेमनिफाई करे, फर्म को पे ऑफ करे। मजीद आगे लिखा हुआ है एन एक्ट, ठीक है, एन एक्ट डन इन गुड फेथ एंड बोनाफाइड और मेयर error of judgment cannot be termed as willful neglect। कि अगर कोई एक्ट उसने बोनाफाइड करा था, गुड फेथ में किया था, या उससे सिर्फ एक जजमेंटल एरर हो गया कि दो प्रपोजल आए तो उसको लग रहा था एक प्रॉफिट वाला है, दूसरा जो है वो लॉस वाला है, और उसने फर्म के लिए गुड फेथ में गलत प्रपोजल सिलेक्ट कर लिया, तो ये एक जजमेंट का एरर है, ये विलफुल निग्लेक्ट नहीं है। विलफुल निग्लेक्ट होगा कि जब वो अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाए, या वो कोई काम वैसे ना कर सके जैसे कि उसको करना चाहिए था। ठीक है, मतलब एक ही बात हो गई कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो गए और आपकी ड्यूटी ना परफॉर्म करने की वजह से फर्म को कोई लॉस हो रहा है, तो ये आपका विलफुल निग्लेक्ट है और आप फर्म को इंडेमनिफाई करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ जजमेंट गलत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं लेकिन जजमेंट आपकी गलत हो रही है, तो फिर ये एक विलफुल निग्लेक्ट नहीं है, ये आपने फर्म के अच्छे के लिए करा था लेकिन आपकी जजमेंट गलत हो गई, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, ये विलफुल निग्लेक्ट नहीं है। ये लॉस तो फर्म ही बॉन्ड करेगी, लेकिन अगर कोई विलफुल निग्लेक्ट होता है तो वो होता है जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते और आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाए जिससे फर्म को कोई लॉस हो जाए, तो आप उसको इंडेमनिफाई करेंगे, फर्म को इंडेमनिफाई करेंगे। सर लॉस में प्रॉफिट रेशियो का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा ना? देखिए जी, ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट खामोश है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एग्रीमेंट चाहे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग कर सकता है, लॉस शेयरिंग रेशियो अलग कर सकता है। ठीक है, ये तमाम चीजें डिपेंड कर रही हैं एग्रीमेंट के ऊपर। अच्छा जी, अगला है ड्यूटी टू यूज फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म। अच्छा, हर पार्टनर की ये भी ड्यूटी है कि भाई जो फर्म के एसेट्स हैं, फर्म की प्रॉपर्टी है, वो फर्म के लिए यूज करें, अपने पर्सनल बेनिफिट्स में यूज ना करें। ये भी हर पार्टनर की एक ड्यूटी है कि फर्म के एसेट्स है, फॉर एग्जांपल फर्म की कार है तो फर्म की कार फर्म के ही काम से यूज करें, आप अपने पर्सनल यूज में ना लें कि आप उसमें घर के काम करना शुरू कर दें। फिर है ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट ड्राइव। अगर आप कोई पर्सनल प्रॉफिट बना रहे हैं, कोई पर्सनली आपने प्रॉफिट ड्राइव कर रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन से, तो आपको जरूरी है कि वो आप उसको बताएं तमाम पार्टनर। इफ अ पार्टनर ड्राइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फॉर एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और फर्म नेम, ही मस्ट अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट बैक टू द फर्म। ठीक है, कि अगर फर्म के नाम से, फर्म के बिजनेस रिलेशन से कोई भी पार्टनर कोई प्रॉफिट बना रहा है पर्सनली, तो जरूरी है कि वो फर्म को वापस कर दे, ये उसकी ड्यूटी है। कि अगर फर्म का नाम यूज करते हुए कोई प्रॉफिट वगैरह वो बनाता है तो वो फर्म को वापस करे, ये उसकी ड्यूटी है। फर्म को डिस्क्लोज करे और उनको वापस करे। ड्यूटी नॉट टू compete with the business of the firm
A partner must not carry on any business which is similar or likely to compete with the business of the firm. If he does, that he is bound to account for and pay to the firm all profit made by him in that business. A partner may, however, carry on non-competing business and may retain profits of that business. ये भी जरूरी है कि जो बिजनेस आप फर्म का कर रहे हैं, सेम बिजनेस कोई भी पार्टनर नहीं कर सकता. अगर वो करता है और उस बिजनेस से उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो तमाम का तमाम प्रॉफिट वो फर्म को देगा. ठीक है, ये भी उसकी एक क्वालिफाइड ड्यूटी है. हाँ, अगर वो कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल फर्म है टेक्सटाइल की, वो बिजनेस कर रहा है फूड इंडस्ट्री में पर्सनल, तो वो कर सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है. नॉन कंपीटिंग बिजनेस यही हो गया ना कि सेम नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है. जैसे कि आप फर्म का बिजनेस है टेक्सटाइल का बिजनेस और आप जो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं वो फूड इंडस्ट्री एफएमसीजी है, तो ये नॉन कंपीटिंग हो गए ना, आपस में कोई कंपटीशन नहीं है. ठीक है जी, यहाँ पे आपकी क्वालिफाइड ड्यूटीज हो जाती है. एंड हम आगे चलते हैं. रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टीज के साथ पार्टनर्स के रिलेशन को पढ़ लेते हैं. ड्यूटीज हमारी सारी खत्म हो गई हैं. ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ. चलिए जी, आगे चलते हैं. रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज. We have already seen that the mutual agency between the partner is one of the essential element of a partnership, and therefore each partner is the both principal and agent for the other, and each is bound by the other contract is carrying on the trade. Section 18 declares that from the point of view of the third party, the partner is an agent of the firm for the purpose of the business of the firm. As such, even if only one partner acts on behalf of the firm, the third party can make all the partners of the firm liable. It is important to note that one partner can make other partners liable towards the third party only if the act within the scope of his express or implied authority. देखिए जी, बड़ी आसान सी बात है, वही बात जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टनरशिप क्योंकि एक म्यूचुअल एजेंसी है, जो कि हमने बाकायदा तौर पे उसके डेफिनेशन से देखा था कि पार्टनरशिप जो है वो एक म्यूचुअल एजेंसी है. तो जब पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है तो बात यह है कि हर पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए ये राइट होता है कि हर पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके पूरी फर्म को लायबल ठहरा सकता है और पूरी फर्म को बाउंड कर सकता है, क्योंकि हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है. ठीक है, तो यही वजह है कि थर्ड पार्टी के लिए हर पार्टनर कोई भी एक्ट करके फर्म को लायबल ठहरा सकता है, लेकिन वो एक्ट जरूरी है कि उसकी एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो या उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी हो, उनके अंदर होना चाहिए, तो फिर तो ये चीज मुमकिन है. ठीक है, फिर है आपका अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर, जिनमें पहली है एक्सप्रेस अथॉरिटी. के पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या है? एक्सप्रेस आपको पता है जो एक्सप्रेस की जाए, वेयर अ पार्टनर इज एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय एन एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू डू सर्टेन एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर. The firm is bound by all acts of a partner done within the scope of his express authority, even if the acts are not within the scope of partnership business. देखिए जी, एक्सप्रेस अथॉरिटी देते हुए आपने बहुत ध्यान रखना होता है कि आपने पार्टनर को कितनी अथॉरिटी एक्सप्रेस करनी है, क्योंकि देखिए एक्सप्रेस अथॉरिटी वो है जो आप उसको एग्रीमेंट के तहत अपनी मर्जी से दे रहे हैं. जब आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो आपने बहुत ध्यान में रख के देना होता है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी काम वो अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी में रहते हुए करेगा तो फर्म को वो काम बाउंड कर देगा, भले वो पार्टनरशिप बिजनेस से लिंक हो या ना हो. अगर आपने उसको ऐसी अथॉरिटी दी है जो आपके पार्टनरशिप बिजनेस से बाहर है, तो भी अगर वो कोई एक्ट करेगा तो भी आप बाउंड हो जाएंगे. ठीक है, तो एक्सप्रेस अथॉरिटी इंसान को बहुत देख के अपने पार्टनर्स को देनी चाहिए, बहुत देख के डिसाइड होती है, क्योंकि लाजमी बात है कोई भी एक्ट वो करेगा वो पूरी फर्म को बाउंड कर देगा. तो ये पार्टनर की एक एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है. अच्छा, एक मिनट, मैं चीमा साहब की किताब में भी देख लूँ कोई ऐसी चीज ना हो जो हमारी रह गई हो.
चलिए, नहीं है, जो थी वो हमने पढ़ ली। अच्छा, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, आपको पता है जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस से अथॉरिटीज आएंगी वो इम्प्लाइड अथॉरिटी होंगी, एक्सप्रेस वो होती हैं जो एक्सप्रेसली हमने बताई हो। लेकिन दोनों सूरत हाल में फर्म बाउंड होती है, भले वो एक्सप्रेस हो भले इम्प्लाइड हो। लेकिन एक्सप्रेस आपको पता है आपके हाथ में, तो आपने देख के करनी है। इम्प्लाइड लॉ के तहत उसको मिल रही है। द फर्म इज ऑल्सो बाउंड बाय ऑल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर डन विद इन द स्कोप ऑफ हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी। एन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. Generally speaking, such acts of a partner which are incidental to or usually done in the course of the proper conduct of the business come within the scope of his implied or apparent or ostensible authority. ठीक है जी, कह रहे हैं कि देखें इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर वो है, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर भी पार्टनर पूरी फर्म को बाउंड करा सकती है, और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर जो है वो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए केस के थ्रू पार्टनर्स को मिलती है। लेकिन जनरली जो एक प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस होते हैं, यूजुअली नॉर्मल बिजनेस चल रहे होते हैं, उसके हिसाब से ही हम इम्प्लाइड अथॉरिटी उनकी डिसाइड करते हैं, या उसको अपरेंट कह लें या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कह लें। ठीक है, ये तमाम चीजें हम कंडक्ट ऑफ बिजनेस के हिसाब से देख रहे होते हैं, बिजनेस की नेचर के हिसाब से देखते हैं कि नॉर्मली ये अथॉरिटीज पार्टनर्स के पास होती ही होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 and 22 define the scope of implied authority of a partner. For an act to be covered within the implied authority, it is necessary that, ठीक है, पहले तो हम चलते हैं कि भाई सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 22 डिफाइन करता है स्कोप इम्प्लाइड अथॉरिटी का क्या है। तो वो कहता है कि अकॉर्डिंगली फॉर एन एक्ट टू बी कवर्ड विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी इट इज नेसेसरी दैट, कि अगर आप किसी भी एक्ट को इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर करना चाह रहे हैं तो ये 3 पॉइंट पूरे होना जरूरी है। ठीक है, नॉर्मली इम्प्लाइड अथॉरिटी तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन बात ये कि किसी भी एक्ट को अगर आप इम्प्लाइड अथॉरिटी बताना चाह रहे हो अपनी, के पार्टनर अगर कहे कि ये मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी थी इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया जिससे पूरी फर्म बाउंड हुई, तो ये भी जरूरी है कि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी को जो जताना चाह रहा है बात, वो ये 3 पॉइंट पूरे कर रही है। पहला, द एक्ट शुड बी डन फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिंग ऑन द फर्म, कि जो भी एक्ट उसने किया है बिजनेस सेलिंग वो वही हो जो कि फर्म के जरिए होता है। एक्ट शुड बी डन फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म, कि जो भी एक्ट उसने बिजनेस के लिए किया है वो फर्म के लिए किया है, वो उसी तरह का है जैसे कि फर्म करती है। ठीक है, वो उसी से मिलना चाहिए। दूसरा, द एक्ट शुड बी डन इन द यूजुअल वे ऑफ सच बिजनेस, जो एक्ट उसने करा है वो बिजनेस की नॉर्मल रूटीन हो, वो बिजनेस की नॉर्मल रूटीन हो। और तीसरा क्या है, द एक्ट मस्ट बी डन इन द फर्म नेम और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। और तीसरा ये है कि जो भी उसने एक्ट करा है वो फर्म के नाम से हो या कोई भी ऐसा मैनर हो जो एक्सप्रेस कर रहा हो कि ये फर्म के लिए हो रहा है, ये फर्म को बाइंड करेगा। ठीक है, तो पहली बात, द एक्ट शुड बी डन फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म, कि वो एक्ट उसी से लिंक हो। द एक्ट शुड बी डन फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म, के वो एक्ट उसी से लिंक हो जो कि एक्ट फर्म कर रही है। ठीक है, फिर तीसरा, द एक्ट शुड बी डन इन द यूजुअल वे ऑफ सच बिजनेस, एक नॉर्मल रूटीन एक्ट हो। ठीक है, फिर आपके पास तीसरा है, जो भी एक्ट आपने किया है वो या तो फर्म के नाम से होना चाहिए या अदर मैनर में कोई एक्सप्रेस करे कि ये फर्म को ही बाइंड कर रहा है। एक क्वेश्चन आया, देख लेते हैं। देखिए पॉइंट है, दोबारा सुन लें। द एक्ट शुड बी डन फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म, जो एक्ट आपने बिजनेस के लिए किया है वो एक्ट वैसे ही हो जैसे कि फर्म खुद से भी करती। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए कि फर्म वो खुद से भी करती, मतलब अल्टीमेट फर्म के बेनिफिट का होना चाहिए। फिर आगे पढ़ें। Thus, the implied authority of a partner cannot extend to his acts done beyond the scope of the business of the firm. If देखें,
बात वही है कि वो मजीद क्या बात उसमें लिखते हैं, कहते हैं कि ये भी याद रखिएगा कि इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर जो है वो बिजनेस से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए से ही मैं रेफर करूंगा, जैसे पॉइंट ए है कि द एक्ट शुड बी डन फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म। जैसे कि अगर मैं एक शुगर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूं, मैं एक शुगर सॉरी पार्टनर हूं, मैं वहां पे क्लोथ ऑर्डर नहीं कर सकता कि मैं क्लोथ ऑर्डर कर दूं और बोलूं ये मेरी एम्प्लॉयड अथॉरिटी, नहीं, ये वो एक्ट नहीं है जिस एक्ट का फर्म मेरा बिजनेस करती है। तो जो भी एक्ट आप एम्प्लॉयड अथॉरिटी में करेंगे जरूरी है कि वो फर्म उसी चीज में डील भी करती हो, उसी नेचर का हो। आप एक शुगर इंडस्ट्री में रह के आप क्लोथ मर्चेंट को ऑर्डर नहीं कर सकते कि कपड़ा पहुंचा दो, क्यों? क्योंकि क्लोथ इंडस्ट्री अलग है, मर्चेंट शुगर इंडस्ट्री अलग है। अब शुगर इंडस्ट्री में रह के मैं शुगर केन तो ऑर्डर कर सकता हूं, क्योंकि ये वो एक्ट है जो मैं कहूंगा मेरी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में अगर इसमें देखें तो ये तीनों बातें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। एक तो ये उसी काइंड का बिजनेस है जिस काइंड का फर्म कर रही है मेरा काम, मतलब मैं वही चीज ऑर्डर कर रहा हूं जिस काइंड में मेरी फर्म डील करती है। दूसरा, ये एक यूजुअल वे भी है कि गन्ने से ही शुगर बनती है। तीसरा, मुझे प्रेजेंट करना है फर्म के नाम से, मैं फर्म का नाम बता दूं या कोई दूसरा मैनर कर दूं, फर्म के अकाउंट से पेमेंट करवा रहा हूं या कुछ भी ऐसा मैनर कर रहा हूं यूज जिससे लगे कि ये बाइंड कर रही है फर्म को, ठीक है। तो हमेशा एम्प्लॉयड अथॉरिटी वही अप्लाई होगी जो कि आपका स्कोप ऑफ बिजनेस होगा। बियॉन्ड स्कोप ऑफ बिजनेस कोई एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं होती। फिर आगे हम चलते हैं, आगे लिखा है इसी में, इफ इन अ फर्म ऑफ अ क्लोथ मर्चेंट अ पार्टनर बाइज शुगर दैट विल आउटसाइड द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर फॉर व्हिच the firm cannot be bound. In case of trading or commercial firm, a partner in the excise office implied authority can bind the firm by any of the following acts. अब ये वो एक्ट्स लिखे हैं जो उसकी implied authority में आते हैं। क्या क्या है? Buying and selling of goods on behalf of the firm in which the firm deals. आप उन गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं जिनमें फर्म डील करती है, फर्म के बिहाफ पे ही सारे काम होंगे एम्प्लॉयड अथॉरिटी में, तो लाजमी सी बात है आप उन गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं जिनमें फर्म डील करती है। दूसरा, रिसीविंग पेमेंट्स ऑफ द डेट्स ड्यू टू द फर्म एंड गिविंग अ वैलिड रिसिप्ट फॉर देम। अगर कोई डेट था, कोई अकाउंट रिसीवेबल था, कलेक्ट हो रहा है, आप उसकी वैलिड रिसिप्ट दे सकते हैं और उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड पेइंग डेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। आप कोई भी लायबिलिटी भी इनकर कर सकते हैं और लायबिलिटी को पे भी कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पे, लेकिन शर्त ये है कि लायबिलिटी लिंक फर्म के बिजनेस से ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप लोन वगैरह भी ले सकते हैं और लोन को पे ऑफ भी कर सकते हैं फर्म के बिहाफ के ऊपर। फिर चौथा है सेटलिंग अकाउंट्स विद पर्सन्स डीलिंग विद द फर्म। अकाउंट्स की सेटलमेंट भी कर सकते हैं आप, जो भी फर्म से डील करते हैं लोग उनके साथ, ठीक है। सेटल करना मतलब कोई सेट ऑफ करना है, कोई डेट रिकवरी के हवाले से था, कोई कॉम्प्रोमाइज है, ये तमाम चीजें आप कर लेंगे। एम्प्लॉइंग सर्वेंट फॉर द पार्टनरशिप फर्म, एम्प्लॉय हायरिंग आप कर सकते हैं फर्म के अंदर। फिर है छठा, ड्रॉइंग चेक्स एक्सेप्टिंग और इंडोर्सिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स इन द नेम ऑफ द फर्म। अच्छा, चेक वगैरह ड्रॉ करना, चेक आपको पता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट आपको नहीं पता होगा, ये हम जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे इसको देखेंगे। इन दोनों को अंडरलाइन करके डेफर्ड लिख दिएगा। प्रोमिसरी नोट दर हकीकत एक वादा होता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज अभी के लिए सुन लें कि एक ऑर्डर होता है कि आप मुझे पैसे दें, ठीक है। एक नोट बन जाता है एग्रीमेंट जिसको ये नाम दे दिए जाते हैं। पैरालिंक को हम इन डिटेल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे, तो चेक वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, पार्टनर फर्म की मूवेबल प्रॉपर्टी को भी प्लेज करा सकता है, ठीक है। फिर सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड डिफेंडिंग सूट इन द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे किसी के ऊपर सूट भी फाइल कर सकता है, और अगर फर्म पे कोई सूट हुआ हुआ है तो उसको डिफेंड कर भी सकता है। तो ये तमाम है जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में 8 के 8 पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप इन 8 में से कोई भी इम्प्लाइड अथॉरिटी का पॉइंट यूज करेंगे तो जो ऊपर 3 पॉइंट पढ़े हैं वो आपके पूरे होने चाहिए। जो ऊपर 3 पॉइंट पढ़े हैं आपने वो आपके पूरे होने चाहिए जब आप किसी को कहें कि ये मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आ रही थी चीज। अब ये है रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट है, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं।
certain acts have been statutorily excluded from the scope of implied authority of a partner, and a partner cannot therefore bind the firm by such act unless the usage or custom of trade permits him or all other partner expressly authorized him. As such, the third party should ascertain as to whether the partner is authorized, and if the third party deals without ascertaining this fact, he cannot make the firm liable. देखिए वो कहते हैं कि भाई ये वाली जो पॉइंट्स हैं जो हम अभी आगे नीचे डिस्कस करेंगे, तमाम के तमाम वो हैं जिनको लॉ ने खुद कहा है कि पार्टनरशिप इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते, और अगर पार्टनर इनमें से कोई पॉइंट यूज कर रहा है और थर्ड पार्टी बिलीव कर रही है, तो भाई थर्ड पार्टी के लिए जरूरी है कि वो पहले चेक करे कि ये तमाम पार्टनर्स की अथॉरिटी में है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो चेक नहीं कर रहे तो थर्ड पार्टी पार्टनर को बाउंड नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ ने खुद इसको एक्सक्लूड कर दिया कि ये पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो इनको यूज करता है तो थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे और सही तरह से मुतमईन हो जाए कि हाँ इसको ये अथॉराइज है एक्सप्रेसली कि नहीं है, क्योंकि देखिए इम्प्लाइड में तो ये आ ही नहीं सकता, ये आएगा तो सिर्फ एक्सप्रेसली में आएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेसली के लिए जरूरी है कि थर्ड पार्टी चेक करे कि ये इसको एक्सप्रेस है, इसको गिवन है कि नहीं है अथॉरिटी, अदरवाइज थर्ड पार्टी फर्म को कभी भी लायबल नहीं ठहरा सकती। Section 19 subsection 2 contains a list of acts regarding which a partner does not have an implied authority unless there is a usage or custom or contract to the contrary according to a partner cannot. देखिए यूसेज कस्टम कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी वही हो गया कि आपका एक्सप्रेसली आपको दी गई है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में ये बातें नहीं आती। Submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. आर्बिट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि वो लोग होते हैं जो कोर्ट के बाहर कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व करते हैं, तो वो बेसिकली कहलाते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, और वो चीज कहलाता है प्रोसेस आर्बिट्रेशन। तो अगर फर्म के बिजनेस से रिलेट कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, आप अकेले जाके उसको आर्बिट्रेशन को सबमिट नहीं करा सकते। यही बात आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती कि सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, तो आप उसको सबमिट नहीं करा सकते। दूसरा, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। फर्म के बिहाफ पे आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट ओपन करा लें, ये भी आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। फर्म का किसी से कोई क्लेम निकल रहा था, आपने अकेले जाके उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये भी आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में बात नहीं आती। ठीक है, कि आप अकेले जाके उससे कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले। विड्रॉ अ सूट प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था वो सूट कर भी सकता है और सूट को डिफेंड भी कर सकता है, लेकिन कोई भी सूट वो विड्रॉ नहीं कर सकता। कि अगर फर्म ने कोई सूट फाइल किया हुआ है तो अकेला कोई भी पार्टनर जाके विड्रॉ नहीं कर सकता कि ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी, जब तक कि उसको एक्सप्रेसली गिवन ना हो। एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। कोई लायबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता फर्म के लिए, या कोई भी जो फैसला आया है अकेले एडमिट नहीं कर सकता, ये भी उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कोई भी प्लॉट वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी वो परचेज नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ पे। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। फर्म की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अकेले अपने तौर पे, ये भी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती पार्टनर की। फिर है या एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, या फर्म को किसी दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर नहीं डिक्लेयर करा सकता, ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में बातें नहीं आती है। ठीक है जी, ये हो गई पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी की रिस्ट्रिक्शंस, जो कि उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में बातें नहीं आती। हाँ, अगर आप एक्सप्रेसली देना चाहें तो अलग बात है, आपने एक्सप्रेसली दे दी, लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर पार्टनर की ये बातें नहीं आती कि जैसे कि वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ले या सेल कर दे। ठीक है, ये तमाम बातें उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती। एक्सप्रेस में आप दे दें वो अलग बात है, क्योंकि एक्सप्रेस में तो देखें आपके ऊपर लॉ ने छोड़ा है ना, आप पार्टनर को जितना चाहे ऑथराइज कर दें। फिर है एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। The partners in a firm may by contract among themselves extend or restrict the implied authority of any partner when an act is done by a partner on behalf of the firm in the exercise of his extended implied authority. The person seeking to make the firm liable on such extended authority must prove such extension to his knowledge. ठीक है,
On the other hand, when an act is done by a partner on behalf of the firm for which his implied authority has been restricted by a contract between the partner, such acts bind the firm with a third party, notwithstanding any such restriction, unless the third party has the knowledge of the restriction. देखिए वो कहते हैं कि फर्म की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जैसे कि देखिए ना, अगर इसमें एक बात लिखी है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो परचेज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंशन क्या है कि आपने उसको ये ग्रांट कर दी पार्टनर को कि वो कर सकता है, तो ये एक्सटेंशन हो गई। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने जो ऑलरेडी उसको अथॉरिटीज दी हुई थी उसको कम कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने हटा दिया कि तुम किसी पे सूट फाइल नहीं कर सकते, तो ये आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी। लेकिन देखिए जब भी आपने एक्सटेंशन करी और एक्सटेंशन की वजह से फर्म को किसी एक्ट में बाउंड होना है, तो अब जो थर्ड पार्टी है ये उसके ऊपर आएगा कि वो प्रूफ करेगी कि उसको इस एक्सटेंशन का पता था। ठीक है, ये उसके ऊपर आएगा कि ये ऑलरेडी एक्सटेंशन है, अथॉरिटी इस पार्टनर के पास अथॉरिटी एक्सटेंड थी। जैसे कि पार्टनर जो है वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता था इमूवेबल, हाँ ठीक है, उसको पार्टनरशिप ने एक्सटेंड किया हुआ था, लेकिन ये थर्ड पार्टी को अगर कल को डिस्प्यूट आएगा तो प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे नॉलेज थी कि इसको एक्सटेंशन मिली हुई है और ये अकेले परचेज कर सकता है। क्योंकि देखिए लॉ ने यहाँ पे थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी रखी है, जो रिस्ट्रिक्शन है इम्प्लाइड अथॉरिटी पे उन पे थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी है कि भाई आपको चेक करना है कि ये बात इसकी अथॉरिटी में है कि नहीं है, क्योंकि हमने तो मना किया हुआ है। तो जब भी एक्सटेंशन होगा तो वो भी थर्ड पार्टी को चेक करना है कि हाँ ये काम मुझसे कर रहा है, क्या इसको इसकी फर्म इजाजत भी देती है। इसी तरह अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, आपने इम्प्लाइड अथॉरिटी को कम किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था और ये बात थर्ड पार्टी की नॉलेज में थी। क्योंकि अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसी की एम्प्लॉयड अथॉरिटी को कम कर रहे हैं, तो फिर जरूरी है कि आप थर्ड पार्टी की नॉलेज में ये बात लाएं। अगर आप अपने तौर पे करके रखे हुए हैं तो ये गलत बात है, आपने जरूरी है कि थर्ड पार्टी की नॉलेज में ये बात लानी है। अच्छा जी, यहां पे आके आपकी अथॉरिटीज एंड हो गई, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मजीद छोटी छोटी कुछ हेडिंग्स हैं, अगर अथॉरिटी में किसी को पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लास्ट हेडिंग दोबारा बता देता हूं। देखें जी, लास्ट हेडिंग बड़ी आसान सी है। पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी लॉ ने बता दिया क्या चीज उसको इम्प्लाइड में मिल रही है, क्या चीज उसको इम्प्लाइड में नहीं मिल रही। अब जो नहीं मिल रही अगर वो भी आप उसको देंगे तो ये बेसिकली एक्सटेंशन हो गई, और जो ऑलरेडी मिल रही है उसको आप कम करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गई। अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल वहां पे था कि सूट फाइल नहीं कर सकता है पार्टनर, ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे वो नहीं कर सकता, तो जरूरी है कि थर्ड पार्टी को भी ये रिस्ट्रिक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अथॉरिटीज को कम कर रहे हैं इम्प्लाइड, तो आपने थर्ड पार्टी को भी ये बात बतानी है। इसी तरह अगर आप कोई एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो अब एक्सटेंशन की सूरत में थर्ड पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये बात इसकी अथॉरिटी में थी, क्योंकि लॉ ने एक्सटेंशन नहीं दी हुई, आप ये पार्टनर अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लॉ ने तो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को बताया हुआ है। एक्सटेंशन का मतलब है जो लॉ ने 8 बताई है उसमें से एक और नवा पॉइंट आप कर रहे हैं, तो जब आप आगे मजीद उसको लेके जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो प्रूफ करेगी कि हाँ मुझे ये बात पता थी कि इसकी एक्सटेंशन अथॉरिटी में है बात, ये इसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी एक्सटेंड की हुई है। ठीक है, और अगर रिस्ट्रिक्ट है तो फिर आपको थर्ड पार्टी को खुद से बताना है कि भाई एम्प्लॉयड अथॉरिटी हमारी रिस्ट्रिक्ट है। अच्छा जी, फिर है पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। Section 21 extend the authority of a partner in an emergency and lays down that, अब ये तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बाद इमरजेंसी अथॉरिटी देख लेते हैं। A partner has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case, acting under similar circumstances, and such acts bind the firm. कहते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो पार्टनर फर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए करता है इमरजेंसी में, और बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे कि वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। मतलब अगर सारा पैसा उसका लगा होता और
कोई इमरजेंसी आ जाती तो वो कुछ ऐसे इकदाम लेता जिससे वो लॉस प्रोटेक्ट होता। अगर वो सेम सिचुएशन सेम सोच के साथ पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को ही प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो तमाम एक्ट वैसे ही करे जैसे कि वो अपने खुद के लिए करता, तो फिर ये चीज कहलाती है पार्टनर की इमरजेंसी अथॉरिटी, और ये फर्म को भी बाउंड कर देती है, ठीक है, उन एक्ट्स के लिए। क्लियर है सबको? फिर मजीद चलते हैं। फिर है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। देखिए कोई भी बात अगर कोई पार्टनर एडमिट कर ले अकेला ही भले, या रिप्रेजेंटेशन दे दे उसमें कि हाँ ये बात ऐसी थी, तो बेसिकली फर्म के अफेयर से ही लिंक होगी, लाजमी सी बात है, तो वो फर्म के अगेंस्ट में एक एविडेंस बन जाती है। एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर फर्म कोई अगर कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी एडमिट कर लेता है खुद से, ठीक है, कि हाँ ये लाइबिलिटी थी, तो भाई ये फिर फर्म के लिए एक एविडेंस बन जाती है, फर्म के अफेयर्स के लिए, ठीक है, फर्म के खिलाफ एविडेंस में भी साबित हो सकती है। तो एडमिशन बाय पार्टनर का इफेक्ट ये आता है कि अगर पार्टनर कोई बात एडमिट कर ले या उस पर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दे, तो वो फर्म के खिलाफ एज अ एविडेंस भी यूज हो सकती है। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। एक्टिंग पार्टनर को अगर कोई नोटिस मिलता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये भी देख लेते हैं। Notice to a partner who habitually acts in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm। कहते हैं कि अगर कोई एक्टिंग पार्टनर है जो फर्म के बिजनेस सारे देखता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसको अगर कोई भी नोटिस लीगल हो जैसा भी हो, उसके नोटिस में कोई बात आ गई, इसका मतलब है फर्म के नोटिस में कोई बात आ गई, ठीक है। उसको अगर कोई फर्म के अफेयर से रिलेट नोटिस मिलता है तो हम कहते हैं कि ये नोटिस दर हकीकत उसको पूरी फर्म को मिल गया, एक्सेप्ट, अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है वो देखते हैं। इन केस ऑफ अ फ्रॉड ऑन द फर्म committed by or with the consent of that partner, thus in order that notice to one partner operates as a notice to the whole firm, it is necessary that the notice must be given to an active partner or not to a dormant or sleeping partner। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अगर आप एक्टिव पार्टनर को नोटिस देते हैं तो कंसीडर किया जाता है कि फर्म को नोटिस मिल गया, स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस देने को कभी भी कंसीडर नहीं करते कि पूरी फर्म को मिल गया। एज सच नोटिस इज एज सच once a notice is served on acting partner, other partner cannot plead ignorance of the same, but this general rule is subject to one important exception: when a partner is a party to a fraud upon the firm, his knowledge of such fraud and of the acts and circumstances connected therewith cannot be said knowledge to the firm। For example, if one of the partner knows that the vendor who is his relative is defrauding the firm by supplying goods of short weight, that knowledge who would not prevent the remaining partner from suing the vendor for his fraud। पहली बात तो इसमें ये लिखी है कि अगर एक्टिंग पार्टनर को आपने कोई नोटिस दे दिया तो समझा जाता है कि आपने, या एक्टिंग पार्टनर के नोटिस में कोई बात आ गई, नॉलेज में कोई बात आ गई, तो हम समझते हैं कि पूरी फर्म की नॉलेज में आ गई। स्लीपिंग पार्टनर की नॉलेज में कोई बात आना कभी भी कंसीडर नहीं होती, फर्म की नॉलेज में आ गई। लेकिन एक्टिव पार्टनर की नॉलेज में अगर कोई बात आती है तो हम कंसीडर करते हैं कि ये पूरी फर्म की नॉलेज में बात आ गई, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन, अगर वो एक्टिव पार्टनर ही किसी फ्रॉड में थर्ड पार्टी के साथ मिला हुआ है और उसकी नॉलेज में कोई बात आ रही है फ्रॉड से लिंक, वो तो खुद मिला हुआ था, उसकी तो नॉलेज में आई आएगी, तो ये कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा कि पूरी फर्म की नॉलेज में आ गई। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें भी लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर है, उनके एक रिश्तेदार हैं जो फर्म को गुड सप्लाई करते हैं, और उनके रिश्तेदार जो है वो हमेशा शॉर्ट वेट सप्लाई करते हैं, कम वेट सप्लाई करते हैं, मतलब 4 किलो बता के 3.5 किलो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस पार्टनर को जो एक्टिव पार्टनर है ये बात मालूम है, तो कल को जब फर्म उन रिश्तेदार को पकड़ेगी कि आप शॉर्ट वेट सप्लाई कर रहे हो और सूट फाइल करेगी, तो वो वहां पे ये नहीं कह सकते कि जनाब आपके पार्टनर के नोटिस में ये बात ऑलरेडी थी, इसका मतलब है आप लोगों के नोटिस में ये बात थी कि मैं कम वेट की गुड सप्लाई करता हूं। नहीं, आप नहीं कह सकते क्योंकि ये फ्रॉड का केस है, ठीक है, और वो पार्टनर आपके साथ मिला हुआ था क्योंकि वो आपका रिलेटिव था। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ उसके नोटिस में बात आना फर्म के नोटिस में कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। अदरवाइज कोई भी बात जो है वो अगर एक्टिव पार्टनर के नोटिस में आ जाए तो वो हम कंसीडर करते हैं कि वो फर्म के नोटिस में बात आ गई,
ठीक है जी, क्लियर है। अब करते हैं ये तो तमाम बातें, तो एक्टिव पार्टनर पर भी फ्रॉड का सूट फाइल कर सकते हैं। हाँ, अगर वो मिला हुआ है तो आप उस पर भी फाइल करेंगे, अगर वो मिला हुआ है तो आप उस पर भी फाइल करेंगे, क्योंकि हमने तो पहले ही कहा है ना, अगर फ्रॉड करता है तो सारा का सारा लॉस उसी से रिकवर किया जाएगा। याद नहीं है आपको, अभी पढ़ा है क्या, जो भी फ्रॉड करेगा अगर तो सारा लॉस लॉस उसी से रिकवर किया जाएगा। हाँ, कोई विलफुल निग्लेक्ट है तो अलग बात है, लॉस की सूरत में इंडेमनिफाई नहीं किया जाता। अच्छा जी, अब जितने भी मामला हमने ऊपर पढ़े वो तो तमाम के तमाम पार्टनर्स के आपस में लिंक थे। अब थोड़ा थर्ड पार्टी से लिंक भी पढ़ लें कि पार्टनर्स की लायबिलिटी थर्ड पार्टीज की तरफ क्या होती है। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज में डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में डिवाइड हुई भी होती है। ठीक है जी, तीन कैटेगरी में डिवाइड है। पहली, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के एक्ट्स के लिए पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी है। Every partner is liable jointly with all other partners and also severally for all acts of the firm done while he is the partner. Further, the liability of the partner is unlimited. ठीक है, वही बात है, देखें, by virtue of joint and several liability, a creditor of the firm has several causes of action. He can sue all the partners together or he can sue them separately, as between the partners themselves. By the partner paying for more than his share of the liability may claim contribution from the others according to the terms of the partnership agreement. वही बात है कि फर्म की थर्ड पार्टी के लिए क्या लायबिलिटी बनती है, तो सीधी सी बात है, अगर फर्म का कोई एक्ट है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी आपस में ना सिर्फ जॉइंट एंड सेवरल है बल्कि अनलिमिटेड भी है, तो वो पे ऑफ करेंगे। और अगर कल को बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए तो वो अपने घर से भी लाके पे ऑफ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी एक डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो किसी एक पार्टनर से भी रिकवर कर सकती है, लेकिन अगर वो एक पार्टनर से भी रिकवर कर लेगी तो ठीक है, वो कर ले, लेकिन वो पार्टनर फिर बाकी पार्टनर से वो पैसे लेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के लिए तो लायबिलिटी इस तरह से, फर्म के एक्ट के लिए लायबिलिटी इस तरह से। अब है लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो क्या लायबिलिटी होगी। रॉन्गफुल एक्ट करता है जिससे कोई नुकसान वगैरह हो जाता है थर्ड पार्टी को या बिजनेस को, जो भी है, क्या होगी। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, अगर थर्ड पार्टी को कोई रॉन्गफुल एक्ट है तो तमाम पार्टनर लायबल है। देखें, whereby the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of the business of the firm or with the authority of his partner, loss or injuries caused to any third party or any penalties incurred, the firm is liable thereof to the same extent as the partner. ठीक है, देखिए जी, अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है जिससे किसी थर्ड पार्टी को लॉस होता है या फर्म को कोई लायबिलिटी बेयर करनी पड़ रही है तो तमाम पार्टनर उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तमाम पार्टनर उसको भुगतेंगे। ठीक है, अगर वो पार्टनर ने अथॉरिटी के अंदर अपनी करी या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करा तो पार्टनर्स बर्दाश्त करेंगे, लॉस उसको पे ऑफ करेंगे। लेकिन देखिए, रॉन्गफुल एक्ट कोई भी हो सकता है, आपका टॉर्ट भी हो सकता है, आपका फ्रॉड भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब भी फ्रॉड होगा, आपके पार्टनर ने कोई फ्रॉड करा किसी थर्ड पार्टी का जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, ठीक है, आपकी फर्म लायबल है और आपकी फर्म उसे पे करेगी, लेकिन आपकी फर्म जो है वो उस गिल्टी पार्टनर से पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर करेगी, शेयर नहीं करेगी। ठीक है, अगर फ्रॉड का केस है तो बात इस तरह से होगी। यही बात आगे लिखी है, द रॉन्गफुल एक्ट मे बी टॉर्ट, फ्रॉड और नेग्लिजेंस। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल्दो द फर्म इज लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर लॉस कॉज्ड टू हिम बाय फ्रॉड committed by a partner, but as between the partners, as per section 10, the same must be borne by partner committing the fraud and cannot be shared among all the partners. Of course, in the case of loss caused by tort or negligence of any partner, all partners are liable inter se in their profit sharing ratio, and the firm is liable to the third party as it is liable in the case of fraud. फर्क सिर्फ इतना है, रॉन्गफुल एक्ट जब भी होगा, आसान सी बात है याद रखने की, तो फर्म लायबल होगी, पार्टनर शेयर करेंगे। लेकिन अगर वो रॉन्गफुल एक्ट
फ्रॉड के तहत हुआ होगा तो फर्म लायबल होगी, लेकिन वो तमाम अमाउंट फर्म गिल्टी पार्टनर से रिकवर करेगी ओनली इन केस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, वरना वो तमाम शेयरिंग पे होंगे। फिर इसके बाद तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है liability of the firm for misapplication by a partner, where a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it, or a firm in the course of its business receive money or property from third party and the same is misapplied by any of the partner while it is in the custody of the firm is liable to make good the loss. Under this section, it has been recognized that the firm must be treated as receiving what any partner received in the ordinary course of business of the firm. Accordingly, if any partner misappropriate any money or property which he might have received either in payment or debt or as a loan on account of the firm, the third party can make the firm of any partner liable for the same. देखिए जी, जब भी आपको कोई पेमेंट आती है ना, तो उसका मतलब होता है उसको अप्लाई करना, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन करना। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पे दी थी 6-7, आपने पढ़ा था ना एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, वहां पे हमने यही कहा था कि भाई जब हमारे पास अमाउंट आता है, रिसीव होता है डेट, तो हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर कोई भी पार्टनर कोई भी अमाउंट जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे एम्प्लॉयड अथॉरिटी में भी पढ़ा है कि पार्टनर जो है वो अमाउंट वगैरह रिसीव कर सकता है और वैलिड रिसिप्ट भी दे सकता है, ठीक है, ये हमने अभी देखा है एम्प्लॉयड अथॉरिटी। तो कोई भी पार्टनर अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए किसी थर्ड पार्टी से कोई अमाउंट ले ले और उसको मिस अप्लाई कर दे, या एक फर्म के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है और वो आपने मिस अप्लाई कर दिया, गलत एप्लीकेशन कर दी उसकी, तो थर्ड पार्टी के लायबल है। फॉर एग्जांपल, आपने कासिम साहब से पैसे लेके जमील साहब के अकाउंट में डाल दिए, ठीक है, जमील साहब का डेट कम कर दिया, तो आप कासिम साहब के लिए लायबल है, जरूरी है आप रिकंसिलेशन वगैरह करें। या आपने कोई लोन लिया और वो लोन गलत यूज हो गया, आपने यूज ही गलत कर दिया कि आपसे वो पैसे जाया होगा, तब भी आप थर्ड पार्टी के लिए लायबल रहेंगे, ठीक है, तो तब भी आप थर्ड पार्टी के लिए लायबल रहेंगे। अगर कोई भी आप मिस एप्लीकेशन भी करते हैं तो भी आप पूरी जो आपकी फर्म है वो लायबल हो जाती है। जैसे कि 2 एग्जांपल मैंने दी कि आपने इनवॉइस रिसीव करी लेकिन आपने गलत अप्लाई कर दी उसकी पेमेंट, कासिम साहब की जगह जमील साहब को के अकाउंट को कम कर दिया, तो कासिम साहब का अकाउंट खड़ा रहा। अब कासिम साहब बाद में आएंगे, बोलेंगे मैंने तो पेमेंट कर दी थी फला पार्टनर को, या आपने कम क्यों नहीं करा, या पार्टनर ने पेमेंट ली और पार्टनर ने उसको रिसीव करके अप्लाई नहीं करा, आपका डेट कम नहीं करा, ठीक है, तो भी थर्ड पार्टी के उसमें आप आ जाएंगे, ठीक है, लाइबिलिटी में आ जाएंगे। तो ये तमाम बातें इसमें होती हैं। फिर इसके बाद है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर। चलें इसको यहीं तक रखते हैं, ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगा, यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। हाँ, टेस्ट मैं आपको शाम में सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे, आप लोग मुझे मैसेज कर दिएगा, ठीक है, तो मैं आपको टेस्ट सेंड कर दूंगा। यार 70 एमसीक्यूज हैं और कोशिश करिएगा कि 1 आवर में उसको कंप्लीट कर लें आप, क्योंकि पेपर में अराउंड 56 आते हैं, और पेपर में भी मैं आपको बताऊं, अगर लॉ का पेपर आपको आता है तो मेरे ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं जो विद इन 45 मिनट्स भी पेपर को सॉल्व करके चले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं। और अगर नहीं आता तो वो पूरे आपके 2.25 घंटे 2.5 घंटे जो पेपर के होते हैं वो पूरे फिर आपका बैठना फजूल होता है, क्योंकि लॉ में आप कोशिश कर लीजिएगा जो भी, लेकिन इतनी आराम से लॉ में अंधियाँ लगती नहीं है, क्योंकि लॉ में अपने पास से लिखने वाली चीज़ें होती नहीं है। हाँ, पेपर में 56 होते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं 70 देता हूँ, क्योंकि पेपर के थोड़े अलग हिसाब है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ये आपने घर में बैठ के करना है। कोशिश करिएगा 1 घंटे में इसको सॉल्व कर लें, 1 घंटा या 2 घंटे में आप सॉल्व कर लें, 2 घंटे में आप कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में 56 में आप वो जो प्रेशर का टाइम होता है ना पेपर एग्जामिनेशन हॉल का, वो भी तो अलग कर देना, इसलिए वो 56 है।
मैंने इसलिए 70 करें क्योंकि आप घर में रिलैक्स एनवायरनमेंट में करेंगे, आपके ऊपर एग्जाम प्रेशर नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़े 70 कर दिए वो, तो वो इजीली अचीवेबल है, आराम से हो जाते हैं। ठीक है जी, चलें जी, अल्लाह हाफिज, यहीं तक रखते हैं।